गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का साइंस टुडे क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिए, मैं आपको साइंस टुडे क्लासेस के ऊपर 12th क्लास की जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, आज देखिए हम पढ़ रहे हैं जो जीव विज्ञान का जो 16वें नंबर का जो अध्याय है पादप उत्तक संवर्धन, उसकी स्टडी हम कर रहे हैं और आज इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि पराजीनी पादपों से संबंधित कृषि एवं औषधि विज्ञान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां। कि बच्चों कि पराजीनी पादपों से संबंधित कृषि और औषधि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है। आ रही है बात आपको समझ में? यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगाइए, उपलब्धियां होगा, उसे हम कर देंगे आपको। वैसे ये नोट्स आपको मेरे लिंक दिए गए लिंक में मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। ठीक है, उसमें सभी प्रकार की इसकी जो अशुद्धियां हैं उसको दूर कर दिया जाएगा। इधर आप देखिए, पराजीनी पादप क्या होते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा पराजीनी पादप होते क्या हैं। यहाँ पर आप देखिए, माना कि यह कोई पादप है, ठीक है, माना कि ये आलू का पादप है। किसका पादप है बच्चों? ये आलू का पादप है। और ये कोई दूसरा पादप है, माना कि ये टमाटर का पादप है। किसका पादप है? ये टमाटर का पादप है। अगर आलू के जीनों को निकालकर बच्चों, अगर आलू के जीनों को निकालकर टमाटर में डाल दिया जाए, किस में डाल दिया जाए? टमाटर में डाल दिया जाए। आलू के जीनों को निकालकर किस में डाल दिया जाए? टमाटर के पौधे में डाल दिया जाए, तो टमाटर का पौधा अब क्या कहलाएगा? टमाटर का पौधा बच्चों अब कहलाएगा पराजीनी पादप। क्या कहलाएगा? पराजीनी पादप कहलाएगा। टमाटर का पौधा क्या कहलाएगा? पराजीनी पादप कहलाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि अब देखो, अब ऐसा कर क्यों रहे हैं? एक पौधे के जीन को निकालकर दूसरे पौधे में डाल क्यों रहे हैं? क्या कोई मजा आ रहा है क्या? या कोई नींबू में पैर रख दिया चौराहे पे? ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है? पराजीनी पादपों से जीनों को निकालकर दूसरे मतलब कि एक पादप से जीन को निकालकर जब दूसरे पादप में डाल दिया जाता है, तो दूसरे पादप को क्या कहा जाता है? पराजीनी पादप, या अनुवांशिक रूपांतरित पादप, या ट्रांसजेनिक पादप के नाम से जाना जाता है। जब आलू के जीन को निकालकर टमाटर में डाला, जब आलू के जीन को निकालकर किस में डाला बच्चों? टमाटर के पौधे में डाला, तो टमाटर का पौधा अब क्या कहलाएगा? पराजीनी पादप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैसे पराजीनी पादप कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, पराजीनी पादपों का कृषि के क्षेत्र में, पराजीनी पादपों का बच्चों कृषि के क्षेत्र में और औषधि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है। पराजीनी पादपों का कृषि के क्षेत्र में और औषधि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, या बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां है। ठीक है, इधर आप देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कीट प्रतिरोधकता वाले पादप। देखिए, हमारा जो किसान है वो हमारे देश का, हम बोल सकते हैं, अन्नदाता है। बहुत ही मेहनत से वो फसल को तैयार करता है और उसी फसल को खाकर हम जीवित रहते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इस दुनिया में जितने भी, हम कह सकते हैं कि मनुष्य जितने भी कार्य कर रहे हैं वो सब किसान की वजह से ही कर रहे हैं। अगर किसान अनाज उत्पन्न नहीं करेगा तो उसे हम खाकर दूसरे कार्य भी नहीं कर पाएंगे। आ रही बात आपको समझ में? तो ऐसे में क्या होता है, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो किसान की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे क्या होता है, किसान के साथ साथ देश को भी बहुत बड़ा घाटा होता है, नुकसान होता है। ठीक है, देखिए, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ऐसे जीन पाए जाते हैं कि वो जीन क्या करते हैं, वो जीन हानिकारक कीड़े मकोड़ों को मार देते हैं। ठीक है, वो जीवाणु के जो जीन हैं
शरीर के अंदर पाए जाने वाले वो हानिकारक कीड़े मकोड़ों को क्या कर देते हैं बच्चों, मार देते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि इन जीवाणु के इन जीनों को निकालकर क्यों ना हम पादपों में डाल दें, और जब कोई कीड़ा मकोड़ा पादप के निकट आकर पादप को खाएगा तो वो उस जीन की वजह से मर जाएगा। ठीक है, इधर आप देखिए बैसिलस थुरेंजिएसिस नामक जीवाणु में एक बीटी जीन पाया जाता है। ठीक है, यह बीटी जीन शलभ की 4 जातियों को मार सकता है। शलभ की 4 जातियों को बच्चों ये बीटी जीन मार सकता है। अब यहां एक प्रश्न आया है कि यह शलभ क्या होता है। शलभ मतलब क्या होता है बच्चों, शलभ को इंग्लिश में कहते हैं मॉथ। क्या कहते हैं, मॉथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बच्चों, इसे मॉथ भी कहते हैं। शलभ क्या है, मॉथ है। आपने देखा होगा तितलियों को तो देखा होगा। अब कभी आपने भूरी भूरी सी तितली देखी, तितली जो लाइट के पास में चिपकी रहती है, तितली जैसी दिखाई देती है, तीतरी बोलते हैं जिसे। क्या बोलते हैं, तीतरी। अपन बोलते हैं ना, अरे बंद करो लाइट है, कहीं पे झीमने जा रहे हैं तो वहां पे तीतरियां गिरती रहती है दही बड़ों के अंदर, सब्जी के अंदर, खाने पीने के अंदर, बारिश के मौसम में। तो वो तीतरी क्या है, मौत है ना। तो ये तितली जैसी होती है, लेकिन ये तितली जितनी सुंदर नहीं होती, मतलब भूरे कलर की होती है, छोटी होती है तितली से। तो मौत को या जो तीतरियां हैं उन्हीं को क्या बोल रहे हैं विज्ञान की भाषा में, हिंदी में शलभ कह रहे हैं। तो ये शलभ की कुछ जातियां क्या करती है बच्चों, कि ये शलभ मालूम क्या करती है, ये शलभ की कुछ जातियां क्या करती है बच्चों, कपास के ऊपर अपने अंडे दे देती है। कपास में से फिर जो कपास पे ये शलभ की जातियां अपने अंडे दे देती है, अंडों से लार्वा निकलते हैं, और मालूम है क्या होता है, लार्वा कपास को खचा 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 खाने लग जाते हैं। पूरी कपास की क्या कर देते हैं बच्चों, 12 बजाकर रग देते हैं। तो इससे बहुत अधिक मात्रा में नुकसान होता है। ये शलभ कपास को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि एक जीवाणु है बच्चों, बैसिलस थुरेंजिएंसिस नामक जीवाणु। इस जीवाणु में बीटी जीन पाया जाता है। बीटी जीन शलभ की 4 जातियों को मार सकता है। अब आप बोलेंगे सर क्यों मार देता है, कोई दुश्मनी है क्या इस जीवाणु की इस शलभ से? नहीं, दुश्मनी तो कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, हो सकता हो कि ये शलभ इस जीवाणु का परजीवी हो। आ रही है बात आपको समझ में, कि ये शलभ इस जीवाणु के लिए क्या हो, परपोषी हो। शलभ पर जीवाणु के लिए क्या होगा, परपोषी होगा, और जीवाणु शलभ के लिए क्या होगा बच्चों, परजीवी होगा। तो बैसिलस थुरेंजिएंसिस नामक जीवाणु में बीटी जीन पाया जाता है। ये बीटी जीन एक ऐसा विषैला प्रोटीन बनाता है जो क्या कर लेता है बच्चों, शलभ की 4 जातियों को मार देता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि वैज्ञानिकों को यह पता था कि शलभ की कुछ जातियां कपास को नुकसान पहुंचाती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, बैसिलस थुरेंजिएसिस से बीटी जीन को निकालकर कपास के पादपों में प्रवेश करवाकर कीट प्रतिरोधी पौधे प्राप्त कर लिए। अब क्या होगा, जब भी कोई शलभ इस कपास को आकर खाएगा तो खाते ही बीटी जीन की वजह से वो मर जाएगा। आ रही है बात आपको समझ में? ठीक है, क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो जो ये कीट प्रतिरोधकता वाली जो ये कपास होती है, इसको क्या बोलते हैं? कई आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कीट प्रतिरोधी पादप का आप नाम लिखिए, तो क्या लिखेंगे बच्चों आप? बीटी कपास। क्या लिखेंगे? बीटी कपास। और क्या हो सकता है? किलर कपास भी कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं बच्चों? किलर कपास भी कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं इसे? किलर कपास भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है यहां पर, आगे बढ़ते हैं अब हम। इधर आप देखिए, शाकना, ये देखिए, ये कैसी कपास है बच्चों? ये कौन सी कपास है? ये बीटी कपास है। बीटी कपास है ये। और आप देखिए इसके रेशे कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं। ठीक है, बीटी कपास है। क्यों है ये बीटी कपास बच्चों? ये एक साधारण कपास ही थी, लेकिन इसमें ना बीटी जीन डाल दिया। कौन सा जीन डाल दिया? बीटी जीन डाल दिया, जिससे कीट प्रतिरोधी हो गई। और ये बीटी जीन किससे प्राप्त हुआ? बैसिलस थुरेंजिएसिस जीवाणु से। कौन से जीवाणु से प्राप्त हुआ? ये बैसिलस थुरेंजिएसिस जीवाणु से। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बैसिलस थुरेंजिएसिस जीवाणु से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक, शाकनाशी प्रतिरोधकता। शाकनाशी प्रतिरोधकता देखिए,
शाकनाशी प्रतिरोधकता के बारे में आप देखिए, वैज्ञानिकों ने कुछ शाकनाशी प्रतिरोधकता वाले पादप भी विकसित किए हैं। देखिए, जब हम खेतों में फसल को उगाते हैं, जब हम खेतों में फसल को उगाते हैं बच्चों, तो फसल के साथ में कुछ अनावश्यक पौधे भी उग जाते हैं जिनका कोई महत्व ही नहीं होता है, और ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये हमारी फसल से कंपटीशन करने लग जाते हैं, प्रतिस्पर्धा करने लग जाते हैं, ठीक है। और हमारी फसल कभी कभी क्या होती है, इनसे कंपटीशन में हार जाती है। क्या हो जाती है? हार जाती है। हमारी फसल को होता है नुकसान, और इनको क्या होता है बच्चों? फायदा होता है। इसे खरपतवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे खरपतवार कहते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है बच्चों? वैज्ञानिकों ने क्या किया है, कुछ ऐसे पौधे प्राप्त कर लिए हैं, कुछ ऐसे पौधे बना लिए हैं फसली, जैसे कुछ बाजरे, गेहूं, ज्वार आदि के कुछ ऐसे पौधे बना लिए हैं जो शाकनाशी प्रतिरोधकता वाले होते हैं। क्या होते हैं? कुछ शाकनाशी प्रतिरोधकता वाले होते हैं। अपने आसपास उगने वाले जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं उनको ये नष्ट कर देते हैं और खुद ठीक प्रकार से वृद्धि और विकास करते रहते हैं। इनसे उत्पादन भी ज्यादा प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे नरबंधिता उत्पन्न करना। क्या 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 बच्चों? नरबंधिता उत्पन्न करना, कि नरबंधिता कैसे उत्पन्न की जाती है। देखिए आप, नरबंधिता उत्पन्न करना, देखिए आप, पादप प्रजनन में संकरण का बहुत ही अधिक महत्व है, ठीक है। संकरण आप जानते ही हो, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों के अंदर जब जनन करवाया जाता है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों में जब जनन करवाया जाता है तो इसी क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। जैसे कि मेंडल ने करवाया था। मेंडल एक महान अनुवांशिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? छोटी मटर और जो बड़ी मटर थी, छोटी मटर और बड़ी मटर में क्या करवाया था बच्चों? क्या करवाया था? इसमें संकरण करवाया था। क्या करवाया था? संकरण करवाया था। संकरण मतलब जनन करवाया था। क्या करवाया था? जनन करवाया था। इन्होंने छोटी मटर बड़ी मटर में क्या करवाया था? संकरण करवाया था। मेंडल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के जनक भी इन्हें कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पादप प्रजनन में संकरण का बहुत अधिक महत्व है। नरबंध पादप उत्पन्न करने से संकरण के दौरान विपुंसन की क्रियाओं में समय, मेहनत और पैसा आदि व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने विपुंसन की क्रिया के बारे में बताया था। विपुंसन की क्रिया के बारे में बताया था। यहां पर आप ध्यानपूर्वक देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखना, मैं एक पुष्प बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं बच्चों? एक पुष्प बना रहा हूं। इधर आप देखना, मैं यहां पर एक पुष्प बना रहा हूं। इधर आप देखिए, ये देखिए, ये क्या है? पुष्प का स्त्री केसर वाला भाग है। स्त्री केसर के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। ये पुंकेसर है। क्या है ये? ये पुंकेसर है, ठीक है। और बच्चों, ये क्या है? ये इस पुष्प की पंखुड़ियां हैं। आ रही बात आपको समझ में कि ये पुष्प की क्या है बच्चों? ये पुष्प की है पंखुड़ियां। क्या है? ये पुष्प की पंखुड़ियां हैं और ये स्त्री केसर वाला भाग है, ठीक है। अब विपुंसन की क्रिया का मतलब क्या होता है? विपुंसन की क्रिया का मतलब यह होता है कि देखो, ये पुष्प कैसा है बच्चों? ये एक लिंगी है, द्विलिंगी? ये पुष्प है द्विलिंगी। कैसा पुष्प है ये? द्विलिंगी ये पुष्प है, क्योंकि इसके अंदर नर जननांग पुंकेसर भी पाया जा रहा है और मादा जननांग स्त्री केसर भी पाया जा रहा है। तो नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्री केसर दोनों के पाए जाने की वजह से कैसा पुष्प है? ये द्विलिंगी पुष्प है, उभयलिंगी पुष्प है या द्विलिंगी पुष्प है। इसमें नर के लक्षण भी है और मादा के लक्षण भी इसके अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर अपन क्या करें, चिमटी का उपयोग करके अगर अपन इनके पुंकेसरों को हटा दे, क्या कर दे? इसके पुंकेसरों को हटा दे। अगर अपन इसके पुंकेसरों को क्या कर दे बच्चों? पुंकेसरों को अपन हटा दे। जैसे इसके पुंकेसरों को अपन ने हटा दिया, ये हटा दिया अपन ने, पुंकेसरों को काट दिया या हटा दिया चिमटी का उपयोग करके। तो अब इस पुष्प में क्या रह गया? केवल स्त्री केसर वाला भाग ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? केवल स्त्री केसर वाला भाग ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पादप प्रजनन में यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि पादप
प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है बच्चों की, जो पादप प्रजनन, देखिए नरबंधता उत्पन्न करना, नरबंध पादप प्राप्त करना, पादप प्रजनन में संकरण का बहुत अधिक महत्व है। नरबंध पादप उत्पन्न करने से संकरण के दौरान विपुंसन की क्रियाओं में समय, मेहनत, पैसा आदि व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए नरबंध पादप क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो ये समझना पड़ेगा नरबंध पादप क्या होते हैं। जब द्विलिंगी पुष्प में से, जब क्या कर रहे हैं बच्चों, द्विलिंगी पुष्प में से पुंकेसर को हटा दिया। किसको हटा दिया? पुंकेसर को, पुंकेसर शॉर्ट में लिख देता हूं, हटा दिया। क्या कर दिया बच्चों? हटा दिया। जब द्विलिंगी पुष्प में से पुंकेसर को हटा देते हैं, चिमटी वगैरह का उपयोग करके उनको उखाड़ देते हैं, तो इसे ही क्या बोलते हैं? इसे बच्चों बोलते हैं विपुंसन कहते हैं। और विपुंसन की क्रिया के बाद में जो पादप होता है या जो पुष्प होता है वो क्या बन जाता है? नरबंध्य बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? वो नरबंध्य बन जाता है। क्या बन जाता है? नरबंध्य बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर अपन पहले से ही नरबंध्य पादप प्राप्त कर लेंगे तो विपुंसन की क्रियाओं के दौरान जो समय खर्च होता है, जो मेहनत खर्च होती है, जो पैसा आदि का व्यय होता है, उसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। क्योंकि क्या होता है, देखो पुंकेसर होते हैं बहुत सारे, पुंकेसर क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं पुष्प के अंदर। अब इनको एक एक करके हटावें तो पैसा भी खर्च होगा, ठीक है, मेहनत भी लगेगी और समय भी बहुत ज्यादा व्यय होगा। ठीक है, लेकिन अगर अपन पहले ही ऐसे पादप प्राप्त कर लेंगे जिसके अंदर पुंकेसर पाए नहीं जाते, मतलब कि नरबंध्य है वो, या जिसमें परागकण ही नहीं बनते हैं, तो ऐसा पादप क्या कहलाएगा? नरबंध्य पादप कहलाएगा। मतलब कि जिस पादप के नर जननांग नष्ट हो जाते हैं, पुष्पों में पाए जाने वाले नर जननांग नष्ट हो जाते हैं और केवल स्त्री जननांग ही सक्रिय रहते हैं, वह पादप नरबंध्य पादप कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वो नरबंध्य पादप कहलाता है। ठीक है, तो पादप प्रजनन में संकरण का बहुत अधिक महत्व है। नरबंध्य पादप उत्पन्न करने से संकरण के दौरान विपुंसन की क्रियाओं में समय, मेहनत और पैसा आदि व्यय करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बैसिलस एमाइलोलिक्वेफेसियंस नामक जीवाणु में, बैसिलस एमाइलोलिक्वेफेसियंस नामक जो जीवाणु होता है ना बच्चों, उसके अंदर क्या पाया जाता है? जो बैसिलस एमाइलोलिक्वेफेसियंस नामक जो जीवाणु है, इसमें बार्नेज जीन पाया जाता है। ये बार्नेज जीन क्या करता है? पादपों की परागकोश की टैपिटल आरएनए को नष्ट कर देता है। बार्नेज जीन को एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु की सहायता से तोरिया में डलवाकर या प्रवेश करवाकर नरबंध्य पादप प्राप्त किए गए हैं। यहां पर क्या बताया जा रहा है कि बच्चों ये जो बैसिलस कौन सा जीवाणु, ये जो अपन कह सकते हैं कि ये जो बैसिलस एमाइलोलिक्वेफेसियंस जो जीवाणु है ना, इसमें कौन सा जीन होता है? इसमें एक होता है बार्नेज जीन। कौन सा जीन होता है? बार्नेज जीन होता है। बार्नेज जीन होता है। और यह बार्नेज जीन क्या कर देता है बच्चों? जो पराग कोश होता है ना, पराग जो कोश होता है उसकी क्या करता है? उसकी जो टैपिटल आरएनए है, क्या है? जो उसकी टैपिटल जो आरएनए है उसे नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? उसे नष्ट कर देता है। तो बार्नेज जीन क्या करता है? पराग कोश की जो टैपिटल आरएनए है उसे नष्ट कर देता है। तो क्या होगा? पराग कोश की टैपिटल आरएनए, अब यहाँ पर बात आपके सब ऊपर से निकल रही होगी, बोले क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। समझना ध्यानपूर्वक, देखना, यह है परागकोश। ठीक है, परागकोश के अंदर होते हैं बहुत सारे अपरिपक्व परागकण। ठीक है, और ये जो झिल्ली है ना, ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो झिल्ली है, ये वाली, ये टैपिटल है। क्या है ये? टैपिटम है। ये क्या है? ये झिल्ली टैपिटम है। और टैपिटम झिल्ली ही इन पराग कणों को क्या प्रदान करती है बच्चों?
पोषण प्रदान करती है। इन अपरिपक्व परागकणों को यह टेपिटम झिल्ली पोषण प्रदान करती है और अपरिपक्व परागकण परिपक्व परागकणों में परिवर्तित हो जाते हैं और आगे जाके वो नर युग्मक बनाते हैं। आ रही है बात आपको समझ में? लेकिन अगर अपन क्या करें, इस टेपिटम झिल्ली की टेपिटल कोशिकाओं को ही नष्ट कर दें या उनके आरएनए को नष्ट कर दें, तो ये जो टेपिटम जो झिल्ली है ना, ये टेपिटम झिल्ली ये परागकणों को पोषण नहीं प्रदान कर पाएगी, अपरिपक्व परागकणों को ये पोषण नहीं प्रदान कर पाएगी, जिसके कारण अपरिपक्व परागकण नष्ट हो जाएंगे और वह आगे परिपक्व भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो पादप अपने आप ही क्या हो जाएगा, नरबंदी हो जाएगा। ठीक है, तो बैसिलस, तो इधर आप देखिए, बैसिलस एमाइलोलिक्वेफेसिएंस नामक जीवाणु में एक बार्नेट जीन पाया जाता है जो पादपों की परागकोश की टेपिटल आरएनए को नष्ट कर देता है और परागकोश की टेपिटम झिल्ली के अंदर ही तो परागकण पाए जाते हैं और ये टेपिटम झिल्ली परागकणों को पोषण प्रदान करती है, अपरिपक्व परागकणों को पोषण प्रदान करती है। अगर आप टेपिटल आरएनए को नष्ट कर दोगे तो टेपिटम झिल्ली किसी काम की नहीं रहेगी, अपरिपक्व परागकण अपरिपक्व ही रहेंगे, वो परिपक्व नहीं हो पाएंगे और पादप नरबंदी हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस एमाइलोलिक्वेफेसिएंस, इस बेसिलस एमाइलोलिक्वेफेसिएंस जीवाणु से उस बार्नेट जीन को निकाल लिया जो टेपिटल आरएनए को नष्ट करता है और उस बार्नेट जीन को निकालकर एक वाहक एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से तोरिया में प्रवेश करवा दिया, तो तोरिया का नरबंध्य पादप प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फलों में विलंबित परिपक्वन। फलों में विलंबित परिपक्वन क्या होता है? इधर आप देखिए, फलों में विलंबित परिपक्वन, देखिए आप ट्रक के ट्रक भर के तरबूज, ट्रक के ट्रक भर के तरबूज आते हैं। ठीक है, तरबूज मंडियों में, संतरे आते हैं, संतरे आते हैं। ठीक है, ट्रक के ट्रक भर के तरबूज, संतरे, अनारे, केले, बहुत सारे फल आते हैं बच्चों। क्या आते हैं? बहुत सारे फल आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, वो जल्दी जल्दी पकते हैं और सड़ जाते हैं और खराब हो जाते हैं और किसानों का और मंडी वालों का बहुत अधिक नुकसान होता है। तो वैज्ञानिकों ने आजकल ऐसे फल बना लिए हैं जो बहुत ही धीरे धीरे पकते हैं और उन्हीं को क्या बोलते हैं, विलंबित परिपक्वन फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? विलंबित परिपक्वन फलों के नाम से जाना जाता है। तो फलों में कुछ ऐसी विशेषताएं उत्पन्न कर दी है जिसके कारण वो धीरे धीरे पकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फलों में विलंबित परिपक्वन कहते हैं। फ्लेवर सेवर टमाटर एक इसी का उदाहरण है, फ्लेवर सावर टमाटर। ये देखिए कितना सुंदर सा एक टमाटर आपको दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ पिचका हुआ है। तो जो ये सुंदर सा जो टमाटर दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये जो आपको ये सुंदर सा जो ये टमाटर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा टमाटर है? फ्लेवर सेवर टमाटर है। कौन सा टमाटर है? ये फ्लेवर सावर टमाटर है। और दूसरी तरफ कौन सा टमाटर है? चाइना का साधारण टमाटर है। ठीक है, तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों, आप यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि इधर आप देखिए कि फ्लेवर सेवर टमाटर एक अनुवांशिकता है रूपांतरित या अभियांत्रित टमाटर की किस्म है जो सामान्य टमाटर की अपेक्षा लंबे समय तक स्वादिष्ट बना रहता है। ये जो फ्लेवर सेवर जो टमाटर है ना, ये इस सामान्य टमाटर की तुलना में लंबे समय तक 20 दिनों से भी ज्यादा दिनों तक स्वादिष्ट बना रहता है, कड़क बना रहता है, सड़ता नहीं है। टमाटर की इस किस्म को कैसे प्राप्त किया गया है? इस टमाटर की किस्म को प्राप्त किया गया है कोशिका भित्ति को अपघटित करने वाले एंजाइम पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम की मात्रा को कम करके। ठीक है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इधर आप देखिए ध्यान पूर्वक देखिए, इधर देखिए ये देखिए, ये फल क्या है? पादप का एक भाग ही तो है और पादप का प्रत्येक भाग कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना हुआ है। तो माना कि चलो ये टमाटर है और इस टमाटर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं और ये सब क्या बना रहा हूं मैं, ये गोल गोल, ये टमाटर की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति है। ये कोशिका भित्ति है टमाटर की कोशिकाओं की। क्या है ये बच्चों? कोशिका भित्ति है। ठीक है, अब एक एंजाइम होता है पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम। ये क्या करता है, फलों को जब अपन तोड़ लेते हैं ना, तो या जब फल पकने लग जाते हैं तो ये एंजाइम मालूम है क्या करता है? ये जो एंजाइम होता है, ये जो एंजाइम है बच्चों, ये एंजाइम क्या करता है?
ये जो पॉलीगैलेक्टोरोनेज जो एंजाइम है ये क्या करता है, फल के पकने के दौरान इसकी कोशिका भित्ति को गलाने लग जाता है, कोशिका भित्ति को अपघटित कर देता है। देखिए सभी जो कोशिकाएं पाई जा रही है फल के अंदर वो क्या होगी, अपघटित हो गई। क्या हो गई, वो अपघटित हो गई, जिसके कारण फल क्या होता है बच्चों, जिसके कारण अपन बोल सकते हैं कि फल क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है। क्या हो जाता है, फल मुलायम हो जाता है। और क्या होता है, अपन क्या कहते हैं, फल पक गया। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि फल पक किस कारण रहे हैं। तो वैज्ञानिकों को पता चला कि फलों की कोशिकाओं के अंदर एक पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम होता है जो फल के पकने के दौरान उसकी कोशिका भित्ति को अपघटित कर देता है, जिसके कारण फल मुलायम हो जाते हैं और ज्यादा पक जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, टमाटर में इस पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम की मात्रा को ही कम कर दिया। क्या कर दिया, जिसके कारण फ्लेवर सॉवर टमाटर प्राप्त हुआ, जो लंबे समय तक क्या बना रहता है, कड़क बना रहता है। ठीक है, इधर आप देखिए 20 दिन हो चुके हैं। देखिए इस टमाटर को आप ध्यानपूर्वक देखिए, 20 दिनों तक अपन ने रखा इन टमाटरों को, 20 दिनों तक अपन ने रखा इस टमाटर को। तो आप देखिए ध्यानपूर्वक, 20 दिनों तक रखा तो देखो ये टमाटर देखो कितना अच्छा है, आ रही है बिल्कुल एक अच्छा स्माइली फेस की तरह। और ये क्या हो गया, की हालत खराब हो गई। तो देखिए बच्चों अपन ने इसे 20 दिन रखा। देखिए फ्लेवर सेवर टमाटर को अपन ने 20 दिन रखा। अब 20 दिन बाद तो देखो ये कितना मुस्कुरा रहा है, ठीक है। और इसकी हालत देखो कैसी हो चुकी है, उसकी तरह कोई मिल गया, मैं रोहित था ना, अरे मैं क्या करूं, वैसी हालत इसकी हो चुकी है, ठीक है। और इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे पराजीवी पादप जैव किण्वनक के बारे में अपन पढ़ेंगे। पराजीनी पादप जैव किण्वनक के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पराजीनी पादपों से विभिन्न प्रकार के रासायनिक, देखो किण्वनक क्या होते हैं, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि रासायनिक क्रियाओं में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। एंजाइम वगैरह के स्थान पर इन्हें काम में लिया जा सकता है। तो जो ये पराजीनी पादप होते हैं बच्चों, पराजीनी पादपों से विभिन्न प्रकार के रसायनों का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए पराजीनी पादपों कृषि को आणविक कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आणविक कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे आणविक कृषि भी कहते हैं। पराजीनी पादपों से विभिन्न प्रकार के रसायनों का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए पराजीनी पादपों कृषि को आणविक कृषि कहते हैं। याद कर लेना आणविक कृषि किसे कहते हैं, एग्जाम में आ जाता है कि आप ऐसे लिखना पराजीनी पादपों से, आप ऐसे लिखना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आणविक कृषि किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे कि पराजीनी पादपों से विभिन्न प्रकार के रसायनों का निर्माण होता है, इसलिए इसे आणविक कृषि भी कहते हैं। आणविक कृषि हेतु विकसित पादपों के उदाहरण निम्नलिखित है। गोल्डन राइस से विटामिन ए प्राप्त होता है। बच्चों विटामिन ए किससे प्राप्त होता है, वैसे तो गाजर से प्राप्त होता है, गाजर से। अब हर कोई तो गाजर खाता नहीं है, मेरे को गाजर का हलवा मिले हुए 1 महीना हो गया, ठीक है। अगर किसी घर में बने तो भिजवा देना। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, तो यहां पर आप देखिए जो ये गोल्डन राइस है, अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, पहले तो पता लगाया कि गाजर के अंदर ऐसा कौन सा जीन है, गाजर में ऐसा कौन सा जीन है जो क्या बनाता है, विटामिन ए बनाता है। क्या बनाता है, जो गाजर में ऐसा कौन सा जीन है जो क्या बना रहा है, विटामिन ए बना रहा है। यहाँ तो ये जगह नहीं थी जो नीचे, हटा दो इसको, ठीक है। तो गाजर में ऐसा कौन सा जीन है, गाजर में ऐसा कौन सा जीन है जो क्या बनाता है बच्चों, विटामिन ए बनाता है। उस जीन को ही निकाल लिया, उस जीन को ही निकाल लिया और चावल में डाल दिया। किस में डाल दिया, चावल में डाल दिया। तो जो चावल की जो नस्ल प्राप्त हुई वो है गोल्डन राइस, उससे विटामिन ए प्राप्त होता है। विटामिन ए हमारी जो आईज होती है बच्चों, आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, शाम के पश्चात हमें धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है। सुपर पोटैटो प्राप्त हुआ है। सुपर पोटैटो, इसमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, मजबूत होता है, मोटा होता है, लंबे समय तक खराब नहीं होता है, ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाला होता है ये पोटैटो, ठीक है। बीज प्रोटीन गुणवत्ता, देखिए सोयाबीन हो गए, चने की दाल हो गई, मूंग हो गई, सोयाबीन हो गई, चने की दाल, मूंग वगैरह, इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इन दालों में पाए जाने वाले, मतलब कि इन बीजों में पाए जाने वाली प्रोटीन की गुणवत्ता को ही बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो बीज प्रोटीन गुणवत्ता में भी सुधार किया गया है। खाद्य टीके प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, खाद्य टीके प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण औषधियां प्राप्त होती है, जैसे मलेरिया की जो औषधि है, ठीक है,
कुनेन सिंकोना पादप से प्राप्त होती है। तो बहुत सी जो औषधियां हैं, बहुत सी औषधियां वो पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। अब अगर पराजीनी पादपों से औषधियां प्राप्त करें तो वो और भी अच्छे प्रकार की होगी। जैव अपघटनी प्लास्टिक, बच्चों आजकल अपन कुरकुरे, पार्ले जी, अपन कुरकुरे वगैरह खाते हैं, बिस्कुट वगैरह खाते हैं और खाकर थैली को यहां वहां फेंक देते हैं। आपने देखा होगा थैली को हम क्या कर देते हैं, यहां वहां फेंक देते हैं, फेंक दिया खा के, ठीक है। प्लास्टिक की थैली को अपघटित होने में 100 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि 100 साल बाद भी बस वो पाउडर बन के मिट्टी में तो मिल जाती है, लेकिन वो अपघटित नहीं होती है। क्या नहीं होती है बच्चों, वो अपघटित नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। 500 सालों तक भी प्लास्टिक अपघटित नहीं होता है। तो आजकल क्या कर रहे हैं वैज्ञानिक, ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि पराजीनी पादपों से प्लास्टिक प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो प्लास्टिक कैसा होता है, जैव अपघटनीय प्लास्टिक होता है। अगर उसको आप यहां वहां डाल भी दोगे तो कुछ समय पश्चात सूक्ष्म जीव उसको क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, ठीक है। आज अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, आज अपन ने पढ़ा कीट प्रतिरोधकता वाले पादपों के बारे में। अपन ने पढ़ा किसके बारे में पढ़ा, अपन ने कीट प्रतिरोधकता वाले पादपों के बारे में पढ़ा। इसमें अपन ने पढ़ा बीटी पादप के बारे में। ये बीटी कपास आप देखिए कितनी सुंदर कपास है, देखिए बीटी कपास है ये, इसमें बीटी जीन है, इसलिए ये कपास कीट प्रतिरोधी कपास भी कह सकते हैं, इसे किलर कपास भी कह सकते हैं। फिर अपन ने पढ़ा शाकनाशी प्रतिरोधकता के बारे में कि कुछ वैज्ञानिकों ने शाकनाशी प्रतिरोधकता वाले पादप विकसित किए। फिर हमने पढ़ा नरबंधता उत्पन्न करना। इसमें अपन ने क्या पढ़ा, इसमें अपन ने पढ़ा कि जो ये बैसिलस एमाइलो जो लिक्विफेसियंस है, बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसियंस में क्या होता है बच्चों, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक बार्ने जीन होता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, एक इसके अंदर क्या होता है, इस बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसियन जीवाणु में बार्ने जीन होता है जो कि टैपिटल आरएनए को नष्ट कर देता है परागकोश की, जिसके कारण पादप नरबंदी हो जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस बार्ने जीन को निकालकर कहां डाल दिया, पादप के अंदर प्रवेश करा दिया। ये एक पादप है, इस पादप के अंदर प्रवेश करवा दिया तो नरबंदी पादप प्राप्त हो गए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा फलों में विलंबित परिपक्वन। तो जो ये फ्लेवर सेवर टमाटर है, जो ये फ्लेवर सेवर जो ये टमाटर है, फ्लेवर सेवर टमाटर प्राप्त किया गया 20 दिनों बाद भी देखिए खराब नहीं हो रहा है, ये खराब हो गया, ठीक है, पूरी तरह से सड़ चुका है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए आप ध्यानपूर्वक, पराजीनी पादप जैव किण्वनक, पराजीनी पादप जैव किण्वनक के बारे में पढ़ा। तो गोल्डन राइस, सुपर पोटैटो, बीज प्रोटीन गुणवत्ता, खाद, टीके, महत्वपूर्ण औषधियां, जैव अपघटनीय प्लास्टिक, ये सभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो नोट्स है बच्चों, ये आपको पीडीएफ रूप में भी मिल जाएंगे नीचे दिए गए लिंक के अंदर। सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट।